चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई। सो रहे हो क्या? अच्छा देखो ध्यान से। आज हमारा लॉ का सेशन हम शुरू करने वाले हैं सीएसईटी में। राइट। तो जो बेटा हम आज शुरू करने वाले हैं इस बेसिक जो सब्जेक्ट है इसका एक सिचुएशंस है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं जी इसमें? बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, ठीक है। सो बेसिकली बेटा इस चैप्टर को अगर मैं डिवाइड करूं, राइट, तो दो पोर्शन में डिवाइड है ये बेसिकली हमारा चैप्टर। एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। राइट। तो पार्ट ए की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जनरली बेटा हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ का बेसिक सिचुएशंस। क्या पढ़ेंगे इसमें हम? बिजनेस लॉ। ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है दैट दैट इज बेसिक सिचुएशंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये क्या है बेटा हमारे पास? बिजनेस मैनेजमेंट। क्लियर है? अब अगर मैं इसकी मार्किंग का सिचुएशन बताऊं तो ये जो पार्ट ए है ये 60 मार्क्स कवर करता है और जो पार्ट बी है हमारा वो 40 मार्क्स कवर करता है। ठीक है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ जी। तो सर बेसिकली यहाँ पे हमारे दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसमें सर मेन जो आज हमें शुरू करना है दैट इज बिजनेस लॉ। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? देन विल गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट क्या? बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है। बोलो जी। अच्छा, अगर बिजनेस मैनेजमेंट की मैं बिजनेस लॉ की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे जो मेन मेन चैप्टर्स हैं वो क्या है? जैसे सबसे पहले कंपनीज एक्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या पढ़ा मुझे? कॉन्ट्रैक्ट 1872। देन विल गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट पार्टनरशिप एक्ट 1932 along with LLP एक्ट 2008। ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर दैट इज 4 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्या पढ़ेंगे जी? 1930। राइट। एंड एक और हमारा चैप्टर रहेगा यहाँ पे बेसिकली दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या रहेगा बेटा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली सिलेबस का पोर्शन है लॉ वाला। बिजनेस मैनेजमेंट में बेटा बेसिकली जो मैनेजमेंट के फंक्शंस आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़े हैं ना, आपने पढ़ा हुआ कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वो वाला मोस्टली पोर्शन है, मतलब ऑलमोस्ट ये आपका ट्वेल्थ वाला पोर्शन है। बट हाँ, इसमें थोड़े से टॉपिक्स में चेंजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बट मोस्टली ट्वेल्थ वाला सिलेबस है आपका। ठीक है। हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल है वो क्या है बेटा? बिजनेस लॉ। और आज की क्लास मेरी बहुत ही ज्यादा लीनियंट एंड लाइट क्लास रहने वाली है जिसमें हम जस्ट इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन अबाउट द पर्टिकुलर सिचुएशंस। तो आप फटाफट से इसको नोट करिए, फिर हम शुरू करते हैं बेटा आज का बेसिक सेशन।
देखा दोस्तों, देखो हमारा सिचुएशंस कैसे रहने वाला है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले कौन सा चैप्टर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से। सिचुएशंस क्या है, देखिए, तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा एक्ट बेटा, कॉन्ट्रैक्ट, राइट। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या बेटा, कंपनीज एक्ट। क्या पढ़ाऊंगा, कंपनीज एक्ट। देयर आफ्टर विल अंडरस्टैंड क्या, पार्टनरशिप एंड शोगा। और लास्ट क्या बेटा हमारे पास, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, राइट। तो ये हमारा बेसिकली सीक्वेंस रहने वाला है चैप्टर्स का। ठीक है बेटा, प्लीज टाइम पे आया करें, है ना, क्योंकि क्या होता है ना, टॉपिक छूट जाएगी। एक और स्टूडेंट थी वो तुम्हारे साथ, कॉल नहीं करा उसको, ओके। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हालांकि आज की जो बेसिक क्लास रहेगी ना, ये इंट्रोडक्टरी है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की क्लास में ना कुछ टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा, क्योंकि वो आगे चलेगी, जब जब आप लॉ पढ़ोगे वो तब तक आपके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में यूटिलाइज होने वाली है, राइट। तो ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, अब आप लोगों ने पेज छोड़ देना, ठीक है। चलिए अभी तो देखो ध्यान से, सिचुएशंस क्या है, ठीक है। सर सबसे पहले ना, हम ये लॉ का टर्म ही समझे। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये बेटा मान के चलो कम से कम 2 महीने की क्लास में हमारा जाएगा। कितने मंथ्स की क्लास लगेगी इसमें, रीजन बताता हूँ इसका। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना बेटा, ये काफी लेंदी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट। रीजन बताता हूँ क्यों। इंडिया में जितने भी लॉज हैं, उनका जो बेसिक फाउंडेशन है वो क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। आप कुछ भी पढ़ो, कंपनी एक्ट पढ़ो, सेल्स ऑफ एक्ट पढ़ो, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ो, ठीक है, इवन आप सेबी के कोई रेगुलेशंस पढ़ो, राइट। तो उसमें जो एक मेन रोल प्ले करता है वो क्या करता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट क्लियर नहीं है, उसके सिचुएशंस नहीं आपको प्रॉपर तरीके से आते हैं बेटा, फिर आपको बाकी लॉज में देर इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो इसीलिए बेटा सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ताकि आपका बेस फाउंडेशन बन जाए। उसके बाद हम धीरे धीरे सिचुएशंस को करेंगे, और एक टाइम आएगा जब आप हर चैप्टर को प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अभी जो टर्मोलॉजी समझाने वाला हूँ, दैट इज, हम इसको नाम देंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्या नाम देंगे बच्चे, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है। जिसमें मैं आपको टर्मोलॉजी पढ़ाऊंगा, जैसे सबसे पहले विल अंडरस्टैंड बिल, देन विल अंडरस्टैंड एक्ट, देन विल अंडरस्टैंड लॉ, राइट। तो जनरली बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, ये टर्मोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्या जी, विल। फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्ट। फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ, ठीक है। हालांकि इसका एक प्रोसीजरल सिचुएशन होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं बिल की बात करता हूँ या एक्ट की बात करता हूँ या फिर मैं लॉ की बात करता हूँ, इसको हम एक चार्ट में अंडरस्टैंड करेंगे। किस में अंडरस्टैंड करेंगे बेटा, चार्ट में। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, एक सेकेंड। चलिए अभी तो देखेंगे ध्यान से प्लीज। सर एक सिचुएशन है, ये तो आई थिंक सभी को पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पता है। वी ऑल नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, संविधान। देखो भाई, हमारा संविधान जब भारत आजाद हुआ उसके बाद हमारा क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को जनरली कहा जाता है मदर ऑफ ऑल लॉज। क्या बोला जाता है बेटा, दैट इज बेसिकली मदर ऑफ ऑल लॉज। मतलब भारत में जितने भी लॉज बनेंगे बेटा, वो किसको अलाई करेंगे, संविधान, राइट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आप भारत में क्या बना सकते हैं बेटा, लॉ बना सकते हैं। अब एक बात बताओ, बेसिकली बेटा यानी कि संविधान ही पावर देता होगा सरकार को लॉ बनाने की, राइट। अब जरा सुनना ध्यान से, कंसंट्रेशन से। सिचुएशंस क्या है सर, अगर मैं भारत में संविधान की बात करूं, और संविधान में बेटा कैसे अच्छा आपको ये तो पता होगा लॉ में सेक्शंस वगैरह होते हैं, है ना। तो वैसे ही बेटा संविधान में ना आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आर्टिकल्स, जो हमें ना सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड करते हैं। तो वैसे ही बेटा यहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल
246 क्या है बेटा? आर्टिकल 246 जो जनरली बेटा पावर देता है लॉ बनाने की, पावर टू मेक लॉज टू गवर्नमेंट। किसको बेटा? यानी कि भाई ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन से, कि भारत सरकार के पास लॉ बनाने की पावर तो है, बट कौन से लॉ के, सॉरी कौन से आर्टिकल के हिसाब से बेटा? आर्टिकल 246। और 246 आर्टिकल किसका है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट। अब इस आर्टिकल ने क्या किया ना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट। यानी कि सर आर्टिकल ने तीन लिस्ट बनाई। कितनी लिस्ट बनाई बेटा? तीन लिस्ट बनाई। जैसे सबसे पहले एक लिस्ट बनाई जिसको हमने बोला यूनियन लिस्ट। क्या बोला बच्चों? यूनियन लिस्ट, ठीक है। फिर एक लिस्ट बनी दैट इज स्टेट लिस्ट। कौन सी लिस्ट बच्चों? स्टेट लिस्ट। और एक लिस्ट बनती है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट दी? कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ध्यान सुनना बेटा कंसंट्रेशन से। अब जैसे यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में बेटा वो मैटर रखे गए जिनमें लॉ बनाने की पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यू नो अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, केंद्रीय सरकार। पता है नाम है? हाँ जी। तो सर यहाँ पे लॉ मेकिंग पावर जो है वो किसके पास है बेटा? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा प्लीज पार्टिसिपेट करते रहना, जहां दिक्कत हो मेरे से पूछ रहे हैं। देखो पहली बार हम चीजें पढ़ रहे हैं, ये लॉ हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़े, इससे पहले तो नहीं पढ़ा हमने लॉ, है ना। तो जहां प्रॉब्लम हो, जहां आपको इश्यूज लगे, प्लीज आप मेरे से पूछें, ठीक है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो यानी कि सर यहाँ पे जो भी मैटर्स आपने लिखे हुए हैं, उन मैटर्स में लॉ बनाने की जो पावर है वो हमने किसको दे रखी है बेटा? सीजी को, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? अच्छा भाई, भारत में तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी तो है। भारत में तो देखो ना, दो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चलता है भारत में, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो सर स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स हैं जिन मैटर्स में लॉ मेकिंग पावर किसके पास है बच्चों? लॉ मेकिंग पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। किसके पास बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट के पास। यानी कि सुनो ध्यान से, सर 246 पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, राइट। तो इसमें तीन लिस्ट बने, पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट में इन्होंने कुछ मैटर्स लिखे। क्या लिखे बेटा? मैटर्स लिखे। और इन मैटर के ऊपर लॉ बनाने की पावर जो है, लॉ मेकिंग पावर जो है बच्चों, वो दे दिया दोनों को। किसको बेटा? दोनों को। यानी कि सर इन मैटर्स में लॉ बनाने की पावर सीजी के पास भी है और एसजी के पास भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से ना। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? विल, एक्ट और लॉ। बट इसकी फाउंडेशन समझने के लिए बेटा हमें यह समझना जरूरी है, क्या सरकार के पास जेन्युइनली पावर है क्या लॉ बनाने की? तो है साहब। कौन से सिचुएशन में बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 246 में पावर दी गई है किसको बेटा? गवर्नमेंट को, राइट। और पावर को तीन सिचुएशंस में डिवाइड कर दिया गया है। द फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, सेकंड वन इज स्टेट लिस्ट एंड द लास्ट वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर जब मैं यूनियन लिस्ट की बात करता हूं, तो यूनियन लिस्ट में पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट में पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। एंड द कॉन्करेंट लिस्ट में मैटर, वो मैटर स्पेसिफाई जहाँ पे दोनों भी लॉ बना सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले मुझे बताओ, बेसिक समझ आया? कॉपी करें इसको फटाफट से, ठीक है। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।
हो गया दोस्तों? लिखे लिखे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? भोजन में लाएगा। सिंपल। सर लॉ बनाने की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दे रखी है? सरकार। इतना हमें पता लग गया, राइट? अच्छा। अगेन टॉपिक क्या है बेटा? हमें बिल समझना है, एक्ट समझना है, और लॉ समझना है, ठीक है? और उसी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ये बेसिक फाउंडेशन, ठीक है? अगर ये क्लियर होगा तभी हमें सिचुएशंस क्लियर होंगी, ठीक है? अच्छा, अब ना सुनो। गवर्नमेंट के पास पावर तो है, बट भारत में ना कुछ बेसिक सिचुएशंस है लॉ बनाने की, वो मैं आपको समझाऊंगा। देयर आफ्टर विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस, और जब हम प्रोसेस पढ़ रहे होंगे देन विल क्लियर लॉ बनाने की पावर। बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, ठीक है? तो वही समझ आ रहा है? पक्का ना? अच्छा, आप जरा सुनना ध्यान से। सर, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, दैट इज भारत का संविधान, राइट? तो भारत के संविधान ने ना एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया बेटा। क्या प्रिपेयर किया? स्ट्रक्चर, जहां पे उसने कुछ बॉडीज बनाई, जिसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ, राइट? अब इस बॉडीज को इसने तीन भाग में डिवाइड किया। कितने भाग में बेटा? राइट। एक इसने बोला लेगिस्लेटिव अथॉरिटी। क्या बोला बच्चों? लेगिस्लेटिव अथॉरिटी। बेटा देखो, ये सारे जो टर्मोलॉजी है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक आपको लॉ के बेसिक्स नहीं पता होंगे ना, तो बहुत सारी चीजें जो हमारे ना क्लैरिफाई नहीं हो पाई। इसलिए हम एक टॉपिक को समझने के लिए मल्टीपल टॉपिक्स को पहले क्या करते हैं बेटा? अंडरस्टैंड करते हैं, तब जाके फाइनल हमें आंसर मिलता है, ठीक है? दूसरा बच्चों क्या है हमारे पास? दूसरा है हमारे पास जुडिशरी बॉडी या जुडिशरी अथॉरिटी। और एक है हमारे पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। देखो, इंडिया को चलाना है ना, तो देश चलाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी की जरूरत है। जहां पे हमारे कितने स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है बेटा चीजें? तीन स्ट्रक्चर में। एक क्या लिखा बेटा? कौन बोलो, मुंह से बोलो नालायकों। पहला क्या है? लेगिस्लेटिव अथॉरिटी। दूसरा क्या है? जुडिशरी अथॉरिटी। तीसरा क्या है बेटा? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। क्लियर है? अच्छा, जब मैं लेगिस्लेटिव अथॉरिटी की बात करता हूँ, तो लेगिस्लेटिव अथॉरिटी का मतलब है ये वो अथॉरिटी है जिसके पास पावर है लॉ बनाने की। क्या बेटा? ये वो अथॉरिटी है हु हैज पावर टू मेक लॉज। मतलब जिसके पास लॉ बनाने की पावर है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। अच्छा बच्चों, तो मुझे बताओ, अभी आपने पढ़ा था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। तो ये क्या हो गया हमारी? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हो गई। क्या हो गया बेटा? अच्छा, तो सर ये लॉ बनाते कैसे हैं साहब? है गवर्नमेंट उठी, गवर्नमेंट ने कहा कल से ये लॉ लागू हो जाएगा, ऐसा सच है क्या? नहीं सर। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगी पार्लियामेंट के जरिए। किसके जरिए बेटा? पार्लियामेंट। सुना है पार्लियामेंट आपने? यही था क्या? छोड़ो। यार को हट गया पूरा। वो चल रहा है। यार दोबारा लिखना पड़ेगा वो। चलो कोई नहीं।
क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अथॉरिटीज है ना। सो अरे बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, एक सेकंड, वो दोबारा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। तो क्या पढ़ रहे थे बेटा हम? बॉडीज है ना। तो हमारे पास कितनी बॉडीज थी? तीन तरह की बॉडी संविधान ने हमें प्रोवाइड करी है। सबसे पहले क्या बेटा? लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज, है ना। बोलो बच्चों। या दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। दूसरा क्या था बेटा हमारे पास? या जुडिशरी अथॉरिटी। और तीसरा क्या था बेटा हमारे पास? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, है ना। ये तीन सिचुएशंस थी बेटा हमारे पास बेसिकली लॉ से रिलेटेड। अब जब मैं लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज की बात करूं तो मैंने आपसे क्या कहा? ये वो अथॉरिटी है हु हैज पावर टू मेक लॉस। ये था ना। यानी कि सर एक ऐसी अथॉरिटी जिसके पास क्या है? लॉ बनाने की पावर है। क्या बनाने की पावर है? लॉ बनाने की पावर है। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो मुझे बता दो, लॉ बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और स्टेट गवर्नमेंट के पास। हाँ या ना? बिल्कुल सर। अच्छा मुझे बताओ, सर जो ये स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है लॉ तो बनाती है, तो कैसे बनाती है साहब? इनका कोई एक हाउस होगा वहां जहाँ बैठ के लॉ बनाते हैं? यस। तो सर संविधान में पार्लियामेंट बना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जहां पर लॉ बना सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनी स्टेट असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बनी बेटा? स्टेट लेजिस्लेचर। हालांकि मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, राइट, बट अभी नहीं, जब हमें थोड़ा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सुनो, बेसिकली यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास? दो हाउस है। पहला क्या है? पार्लियामेंट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाना होगा तो वो कहाँ बनाएगी? पार्लियामेंट में। अच्छा, अभी एग्जिस्टिंग भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी पार्टी है जो सेंटर में है? बीजेपी की, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर जो कौन है बेटा हमारे? मोदी जी, राइट। सो बेसिकली सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। क्या हो गया बेटा? और क्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं? यस। तो वो क्या हो गया? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वो कहाँ बनाएगी? स्टेट लेजिस्लेचर। किसमें बेटा? स्टेट लेजिस्लेचर में। अच्छा, अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं बेटा, पार्लियामेंट दो पार्ट्स में डिवाइड होता था। एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। भाई सुना आप लोगों ने ये सब? किस किस ने सुना है पार्लियामेंट के बारे में? ओके, 1 2 3। मतलब पहली बार ही सुन रहे कुछ बच्चे पार्लियामेंट होता है कुछ। सुना है ना पहले? हाँ ठीक है। तो पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं बेटा? दो। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ठीक है। अच्छा, आपने एमपी एमएलए के बारे में सुना होगा, है ना? सुना है ना? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ, हाँ जी, सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। सो दैट इज एमपी और एमएलए मिल के लॉ बनाते हैं बेसिकली। ठीक है। अच्छा, फिर आता है सर स्टेट लेजिस्लेचर के भी दो सिचुएशंस होते हैं। एक होता है लोअर हाउस। क्या होता है बेटा? और एक होता है अपर हाउस। बट एवरी स्टेट में ऐसा नहीं होगा। ये जो स्टेट है ना बेटा, ये कुछ ही स्टेट है जहाँ पे दो हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर के, राइट। बट मोस्ट ऑफ सिचुएशंस में बेटा आपके एक ही हाउस होता है। ठीक है। तो सुनो ध्यान से, लेजिस्लेटिव जो स्टेट लेजिस्लेचर है बेटा, इसके दो हाउस हैं। बट हर जगह या कुछ ही स्टेट्स में, कुछ ही स्टेट में, और बाकी स्टेट में सिर्फ एक ही हाउस है, दैट इज अपर हाउस। क्या बेटा? अपर हाउस। क्लियर है? अच्छा, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब संविधान के थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास क्या? जुडिशरी। क्या थी बेटा? जुडिशरी। सर जुडिशरी मतलब कोर्ट्स हो गए बेटा। क्या हो गए? कोर्ट्स हो गए। हालांकि कोर्ट्स में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुना होगा आपने। सुना है बेटे? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कितने हैं भारत में? सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है बेटा, दिल्ली में, राइट। आईटी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपको दिखेगा। और हाई कोर्ट्स कितने होते हैं बेटा? हर राज्य में बेसिकली हाई कोर्ट्स होते हैं। क्या होता है बेटा? हर राज्य में हाई कोर्ट्स होते हैं। हालांकि कुछ सिचुएशंस में क्या होता है, दो राज्यों का एक ही हाई कोर्ट होता है, राइट। बट मोस्टली सिचुएशन में एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट। ठीक है। तो हाई कोर्ट हर राज्य में होता है मोस्टली सिचुएशंस में। बट सुप्रीम कोर्ट क्या है बेटा? एक ही है। फिर इसके बाद और भी जैसे सेशंस कोर्ट्स हो गए, मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको भी हम क्या बोलते हैं बेटा? कोर्ट्स। या इसमें ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं। क्या आते हैं बेटा? ट्रिब्यूनल्स।
तो सर ये जितने भी हैं इनके पास है। अच्छा, जुडिशरी का काम क्या है साहब? व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी? तो ये करती है, ये लोगों की कंप्लेन सुनती है बेटा। क्या सुनती है? अगर आपको केस फाइल करना हो तो आप यहाँ कोर्ट्स में केस फाइल कर सकते हो, और उस केस के ऊपर जजमेंट पास करने का जो बेसिक राइट है वो किसके पास है बेटा? कोर्ट्स का। तो कोर्ट्स क्या करती है बेटा? आपने केस किया, आपने क्या किया? केस, तो उस पर जजमेंट पास कौन करेगी बेटा? जुडिशरी। यानी कि जुडिशरी के पास है आपके केस को सुनने का पावर, और उसके ऊपर क्या पास करने का बेटा? जजमेंट पास करने का पावर है। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मुझे देश चलाना है, पॉलिसीज बनानी है, आर्मी को ऑर्डर देना है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये पावर बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। क्या बोलते हैं बेटा? तो सर पॉलिसी बनाना, क्या बेटा? पॉलिसी बनाना, या फिर देश में कोई भी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना। एक्टिविटी, एग्जीक्यूशन, लॉ इम्प्लीमेंटेशन। भाई लॉ इम्प्लीमेंट भी तो करोगे, लॉ बनाना ही सब कुछ होता है क्या? तो लॉ को लागू भी तो करना पड़ता होगा। हाँ, तो ये किसके पास पावर है बेटा? एग्जीक्यूटिव पावर। देखो, ये होती तो सरकार के पास पावर है बेटा। किसके पास पावर होती है? सरकार के पास। यानी कि ये पावर किसके पास है बेटा? गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट इसको एक्सरसाइज करती है बेटा किसके जरिए? प्रेसिडेंट के जरिए। किसके जरिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट्स के जरिए। ठीक है? तो एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी। बट वो इस पावर का इस्तेमाल करते हैं किसके जरिए बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, भारत का प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, सो शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यानी कि भारत सरकार को कोई भी एग्जीक्यूटिव काम करना होगा किसके देने करेगी बेटा? प्रेसिडेंट की जगह। ठीक है, और हर स्टेट में बेटा गवर्निंग बॉडी होती है। क्या होती है बेटा? गवर्निंग बॉडी। तो अगर बेटा स्टेट गवर्नमेंट को अपना एग्जीक्यूटिव पावर यूज करना है तो गवर्नर के थ्रू करेगी। किसके थ्रू बेटा? गवर्नर के थ्रू। समझ में आए? पक्का? तो कितनी बॉडीज है बेटा? तीन बॉडीज है। पहला लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, दूसरा जुडिशियल अथॉरिटी, तीसरा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। आ जाएगा टीम में। तो सर जो लेजिस्लेटिव है उसका काम क्या है? लॉ बनाने का। और ये कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ बनाते हैं? पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में। क्लियर है? अच्छा, जुडिशियरी पावर का मतलब क्या है बेटा? कोर्ट्स। राइट? और कोर्ट्स भारत में कितने हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशंस, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, एक्सेट्रा। ठीक है, और एक ट्रिब्यूनल्स वगैरह भी इसमें आते हैं। इनका काम क्या होता है बेटा? जजमेंट पास करना। क्या पास करना? सर ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ अभी? ये देखो, टॉपिक हमारा वही चल रहा है बेटा, लॉ वाला। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? वही लॉ वाला, कि लॉ का मतलब क्या होता है, बिल का मतलब क्या होता है, एक्ट का मतलब क्या होता है। और उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको ये सारे बेसिक्स टॉपिक डिस्कस करने पड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है नालायक को? पक्का? श्योर है? कॉपी करेंगे इसको? और स्नेहा और ईशा, आप दोनों ईशा और स्नेहा हो ना? और वो जो तीसरी गर्ल आई थी वो, उसका क्या नाम था? हाँ।
तो जहां पे चीजें समझना है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। डन। अच्छा पहले मुझे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? पक्की बात है? सभी को समझ में आ गया? अच्छा, ये लिख लिया आप लोगों ने? चलो अब इधर देखो। लिख लिया? पक्का? ओके। अब सुनो बच्चों, आपने इतना समझ लिया सर, लॉ कौन बना सकता है, किसके पास पावर है, ये हमने समझ लिया। अच्छा, फिर हमने ये भी समझ लिया सर कौन कौन सी बॉडीज हैं जो संविधान ने क्रिएट करे हुए हैं। अब यहाँ पे ना लॉ पास करने के हमारे पास ना कुछ मैथड्स हैं। क्या बेटा? मैथड्स हैं। देखो ध्यान से, मैथड्स ऑफ पासिंग लॉ। तो सर बेसिकली हाउ मेनी मेथड्स वी आर हैविंग फॉर मेकिंग लॉस? ठीक है। तो अगर मैं मेथड्स की बात करूं बेटा, तो तीन सिचुएशंस में हम बात कर सकते हैं। केस वन, केस टू, केस थ्री। कितने केस बेटे? तीन केसेस। ओके। एक, तो बेसिकली जो पावर है बेटा वो ऑफ कोर्स लेजिस्लेटिव बॉडी के पास है। किसके पास है बेटा? लेजिस्लेटिव बॉडी या अथॉरिटी, वट एवर यू स्टेट दिस। बट इनके पास जो पावर है वो है लॉ बनाने की, कहां पे बेटा? पार्लियामेंट से। और या फिर क्या बेटा? स्टेट लेजिस्लेचर से। किससे बेटा? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, बोलिए जी। हाँ जी सर। अच्छा, केस टू में हमारे पास ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास भी है लॉ बनाने की पावर। बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लॉ कैसे बनाते हैं बताओ? इसको बोलते हैं जुडिशरी बॉडी की पावर। जुडिशियल बॉडी की पावर। अब जरा सुनना बच्चों, जैसे मान लो कोई केस हुआ और वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया या हाई कोर्ट में गया। कहाँ गया बेटा वो केस? सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में ये केस गया, ठीक है। अच्छा बेटा, उस केस के ऊपर एक केस फाइल्ड हुआ, और उस केस के ऊपर बेटा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने क्या दिया बेटा? जजमेंट पास कर। क्या पास करी? अच्छा, जजमेंट में क्या बताएगा कोर्ट? क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑफ कोर्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। क्लियर है? तो सर ये जो जजमेंट है ना, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ लैंड। यानी कि भैया सुनो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ना वो अपने आप में क्या है? लॉ है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया हुआ है, कोई जजमेंट दिया हुआ है, तो उसको भी बाय एंड लार्ज हम क्या मानेंगे? लॉ मानेंगे, इरेस्पेक्टिव द फैक्ट्स जो पार्लियामेंट से पास हुआ है या फिर नहीं। इसका मतलब इन्फोर्सेबल होगा और भारत के लोगों को मानना पड़ेगा। एक केस बताता हूँ आपको मैं। भारत में केस हुआ बेटा, दैट इज शाह बानू केस। ऐसे तो बहुत सारे केस हैं बट मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे क्लिक किया वो। शाह बानू जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जजमेंट था कि भारत में जो एक प्रैक्टिस चल रही थी बेटा डाइवोर्स को लेके, ट्रिपल तलाक, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। किसने बैन कर दिया? अच्छा, पार्लियामेंट से लॉ नहीं आया था। कहां से लॉ नहीं आया था? तो किसकी जजमेंट थी? तो वो इन्फोर्सेबल हो, क्या हो गई? एनफोर्सेबल हो। रिगार्डिंग, हालांकि बाद में बेटा पार्लियामेंट के थ्रू उस जजमेंट को चेंज कर दिया था गवर्नमेंट ने, वो एक अलग बात है। बट बेसिकली बेटा जो सुप्रीम कोर्ट लॉ पास करती है अपने जजमेंट के थ्रू, वो आपको मानने पड़ेंगे। जैसे ना मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा आगे चल के, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है ये, बट मैं आपको बताऊंगा। दैट इज सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकते हो। भाई सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं होते, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते।
तो उसे सुप्रीम कोर्ट में जाने का हमारे पास रास्ता क्यों? राइट, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ऑल दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आपको पता होना चाहिए। जैसे रिट पिटिशंस के थ्रू जा सकते हैं, अपील के थ्रू जा सकते हैं, वगैरह वगैरह, विल अंडरस्टैंड। बट आप इतना समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट्स को हम लॉ ऑफ लैंड मानते हैं, और ये इन्फोर्सेबल होता है बेटा। क्या होता है? तो भैया मेथड तो ये भी हो गया, राइट। अगर मान लो आपको कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू नो अबाउट योर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पता है आपको? बेटा संविधान ने ना हमें कुछ राइट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा? राइट, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। हालांकि जो सीएसईटी का पहला पेपर था ना बेटा लॉ का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन था। एक तो जो पिछला हमारा सीएसईटी का सिलेबस था उसमें क्या था बेटा? संविधान था। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता बच्चों को, बट इस वाले सिलेबस में संविधान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। बट हाँ, जब आप एग्जीक्यूटिव में जाएंगे तो वहां पर एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, JIGL। क्या पढ़ेंगे? JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस वाला जो लॉ है हमारा, उसमें आपको संविधान पढ़ाया जाएगा। ठीक है। मैं आपको बता दूं, संविधान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। जब तक आपको संविधान नहीं आता ना, आप लॉ नहीं पढ़ सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पे हैं। तो अगर मान लो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, क्या है बेटा? फंडामेंटल राइट्स है, राइट। तो उन फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है, कोई वॉयलेशन करता है, तो उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं बेटा? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट बेटा फिर लॉ पास करेगा, यानी कि जजमेंट देगा, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो क्या बन जाएगी बेटा? लॉ बन जाएगा। समझे? अच्छा, एक सिचुएशंस क्या होता है बच्चे, पहले मुझे बताओ, ये दोनों चीज क्लियर है? क्या आपको ये दोनों चीज क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल है साहब। तो सुनिए जरा ध्यान से। सर, केस नंबर 3 में पावर है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास बेटा? प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट के पास। किसके पास बेटा? प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट्स। आपको पता है ना, भारत में जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है बेटा? एक पैरेलल बॉडी चलती है बच्चे। क्या चलती है? जैसे प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर के पैरेलल बॉडी क्या होगी? प्रेसिडेंट। क्या हो गया बेटा? अच्छा, स्टेट को कौन चलाता है? सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो उनकी पैरेलल बॉडी कौन होती है? गवर्नर ऑफ स्टेट। क्या होता है बेटा? मतलब कोई भी सुप्रीम इंडिया में नहीं है, तो हर किसी की पैरेलल बॉडी बनी हुई है। क्या बनी बेटा? पैरेलल बॉडी बनी है, राइट। तो सर होता क्या है, प्रेसिडेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। कहते हैं व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, मतलब जब पार्लियामेंट एक्टिव नहीं होती है, सेशन में नहीं होती है, तो बेटा प्रेसिडेंट के थ्रू हम लॉ पास कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के जरिए। किसके जरिए बेटा? तो ऑर्डिनेंस के जरिए हमारे पास पावर है क्या करने की? लॉ मेकिंग पावर। क्या है बेटा? हालांकि इसमें कंडीशंस होती है। क्या होती है बेटा इसमें? कंडीशंस होती है, बट वो अभी हमें नहीं पढ़ना। बट अभी हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? मेथड। क्या पढ़ना है बेटा? तो भारत में कितने मेथड्स हो गए बेटा लॉ बनाने के? 3 मेथड हो गए बेटा। सबसे पहले क्या? लेजिस्लेटिव बॉडी, जो कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू लॉ बनेगी। या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट जो होती है बेटा, वो भी क्या बन जाती है? लॉ ऑफ लैंड माने जाता है। तो उसका मतलब वो लॉ है, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और फिर क्या है बेटा हमारे पास? प्रेसिडेंट की पावर। किसकी पावर? तो अगर प्रेसिडेंट भी लॉ बनाना चाहे तो हालांकि सरकार ही लॉ बनाती है, किसके जरिए बेटा? प्रेसिडेंट के जरिए। और उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डिनेंस के जरिए। अच्छा, तुम लोगों ने मूवी देखी नायक? नायक मूवी देखी, जिसमें अनिल कपूर होता है सीएम एक दिन का? उसमें याद है अमरीश पुरी डायलॉग बोलता है कि मैं एक छोटा सा ऑर्डिनेंस पास करूंगा, और उसने जितने भी काम किए हैं सब क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा। वो जो ऑर्डिनेंस था बच्चे, वो यही था। ठीक है, कि ऑर्डिनेंस के जरिए हम क्या बना सकते हैं? लॉ बना सकते हैं। तो आप ये समझिएगा, एक होता है पार्लियामेंट के जरिए लॉ बनाना, एक होता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट्स के लॉस, और एक होता है बेटा ऑर्डिनेंस, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। क्योंकि बेटा पार्लियामेंट ना 3 ही बार सेशन में आता है। कितनी बार? पूरे साल में कुछ ना कुछ काम तो होते हैं। तो उस समय बेटा हमें लॉ बनाने की पावर है ऑर्डिनेंस पास करके। क्या पास करके बच्चों? ऑर्डिनेंस पास। और ऑर्डिनेंस पास कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करवाती कौन है? सरकार। किससे? प्रेसिडेंट से। बिना प्रेसिडेंट की परमिशन से बेटा ऑर्डिनेंस पास नहीं हो सकता। समझे? नहीं आया समझ? आया? चल लिखेंगे फटाफट से इसको। इसके बाद फाइनली हम अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंच जाएंगे।
डन दोस्तों, लिख लिया। हाँ जी। सो अब आते हैं हम एक सिचुएशन पे। इधर देखो, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है बच्चे? और ये प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ पार्लियामेंट वाला। कौन सा वाला? पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ आता है तो लॉ कैसे पास होता है, उसका क्या सिचुएशन से आता है, वगैरह वगैरह वगैरह। चलो आज मैं आपको ना एक प्रोसीजर समझा रहा हूँ, बिल्कुल लाइव सिचुएशंस के थ्रू। अभी भारत में ना एक अमेंडमेंट बिल आने वाला है, राइट? वो आपसे रिलेटेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। अच्छा, मैं यहाँ पे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखता हूँ तो कौन सी सरकार की बात कर रहा हूँ? सीजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और वैसे बेटा पार्लियामेंट से लॉ पास करने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यही पढ़ा था ना अभी हमने? हाँ जी सर। अच्छा, आप जरा सुनो ध्यान से। कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सबसे पहले बच्चे एक ड्राफ्ट कमेटी फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है बेटा? अ ड्राफ्ट कमेटी, राइट? अच्छा, तो सर ये ड्राफ्ट कमेटी क्या होती है, इसका क्या सिचुएशंस है? तो ड्राफ्ट कमेटी में ना एक्सपर्ट्स होते हैं। कौन होता है बेटा? एक्सपर्ट्स, जो कि हमारे लिए लॉ का ड्राफ्ट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? तो सर इनका काम है प्रिपेयर करना ड्राफ्ट लॉ। क्या प्रिपेयर करते हैं बेटे? ड्राफ्ट लॉ। देखो तो ध्यान से, इसी ड्राफ्ट लॉ को, मतलब इसमें ऑब्वियस बात है क्या होंगे बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना? हाँ जी बेटा। यस। तो इसी को बच्चे हम एक नाम देंगे बिल। क्या नाम देंगे? बिल। यानी कि सर सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है क्या बेटे? ड्राफ्ट कमेटी। और ड्राफ्ट कमेटी क्या कर रही है बेटा हमारे लिए? एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है लॉ का। क्या तैयार कर रही है बेटा? ड्राफ्ट तैयार कर रही है लॉ का, और उसमें जनरली रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। क्या होंगे बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। क्लियर है? हाँ। तो सर इसको हम क्या नाम देते हैं? बिल। क्या नाम देते हैं बेटा? बिल। जैसे अभी भारत सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है बेटा, जिसका नाम है द कॉर्पोरेट द कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। ठीक है? यानी कि अभी भारत सरकार ने क्या किया बेटा? एक लॉ ड्राफ्ट किया है। क्या ड्राफ्ट किया बेटा? क्या नाम है उसका? द कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल। अच्छा सुनो, ये क्या मुझे फॉलो करना है इसको अभी? हाँ? नहीं बेटा, ये लॉ जरूर है, राइट, बट एनफोर्सेबल नहीं है। क्या नहीं बेटा? एनफोर्सेबल नहीं। एनफोर्सेबल नहीं है मतलब कि हमारे पर लागू नहीं होता, हम इसको फॉलो करने के लिए अभी बाइंड नहीं है। भाई लॉजिकली सोचो, अगर भारत में कोई लॉ बना हुआ है, क्या वो सिटीजन के ऊपर लागू हो जाता है? हाँ जी, वो सिटीजन के ऊपर क्या होता है? लागू। बट लागू कब होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभी क्या तैयार कर दिया हमने? बिल। क्या तैयार कर दिया? बिल। तो भैया बिल लॉ जरूर है, बट एनफोर्सेबल नहीं है। लॉ इसलिए है क्योंकि इसमें क्या बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशन। मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था आपको? अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज नोन एज लॉ। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, जैसी ड्राफ्ट बना, उसके बाद गवर्नमेंट बेटा इस ड्राफ्ट को पेश करती है पार्लियामेंट। कहां पे बेटा? सेकंड पॉइंट। सर पार्लियामेंट के तो दो हाउसेस थे। हाँ जी। तो सबसे पहले जाएगा लोकसभा में। एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है कि लोकसभा में लेके जाए, राज्यसभा में भी लेके जा सकते, बट मेजोरिटी केसेस में कहाँ जाते हैं बेटा? लोकसभा में। कहाँ जाते हैं? लोकसभा। मैंने बोला था ना, नहीं, दो हाउसेस है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर बेटा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, दैट इज एमपीज। कौन बैठते हैं बेटा? अब सुनो, तो भारत सरकार ने पेश किया लॉ कहां पे बेटा? लोकसभा में। तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट ड्राफ्ट बिल। क्या बच्चे? ड्राफ्ट बिल हमने प्रेजेंट कहां किया? लोकसभा में। बोलो जी। हाँ। अच्छा सर, लोकसभा में क्या होगा? इस बिल पे डिस्कशन होगा। इस बिल में क्या होगा बेटा? डिस्कशन ऑन ड्राफ्ट बिल। और डिस्कशन के बाद होगी बेटा वोटिंग। क्या होगी जी? वोटिंग। भाई लोकतंत्र में वोटिंग ही होती है ना? हाँ। बोलो बच्चों। और वोटिंग कौन करेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट?
अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कौन है सर? दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। बोलो बच्चों, ये कौन है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, यानी कि हम लोगों ने तो चुन के भेजा इनको वहां पे इलेक्शंस के थ्रू, है ना? तो ये हमारे लिए ही क्या कर रहे हैं बेटा, वहां पे काम कर रहे हैं। तो देखेंगे क्या बिल पब्लिक के इंटरेस्ट में है या नहीं, क्या पब्लिक के इंटरेस्ट में ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, है ना? कहीं फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है। समझ रहे हो, क्या ये देश हित में है या फिर नहीं है? तो इन सब चीजों पे डिस्कशन होगा, फिर क्या होगा बेटा? वोटिंग होगी। क्या होगी जी? अच्छा, मान लेते हैं मेजोरिटी वोट्स इस बिल को एक्सेप्ट कर लेते। क्या कर लेते हैं बच्चे? यानी कि मेजोरिटी ऑफ एमपीज बेटा वोट डालते हैं इस लॉ के फेवर में, यानी कि इस लॉ को क्या कर लेते हैं वो? एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ही एक्सेप्ट हुआ तो हम बोलेंगे बिल पास हो गया जी। बिल क्या हो गया? बट बिल जो पास हुआ है सिर्फ अभी कहां से हुआ है? लोकसभा से। अभी भी क्या है बेटा, ये बिल ही है, अभी भी एक्ट नहीं बना, अभी भी एनफोर्सेबल नहीं है, अभी सिर्फ कहां से पास हुआ है बच्चे? लोकसभा से। क्लियर है? पक्का? अच्छा, उसके बाद भारत सरकार क्या करेगी बेटा? लोकसभा के बाद इसको लेके जाया जाएगा कहां पे? राज्यसभा में। कहां बेटा? राज्यसभा में। जहां पे मेनली कौन बैठता है बेटा? एमएलएस। कौन बैठते हैं बेटा? एमएलएस। या अब सुनो, अगेन सेम सिचुएशन बेटा। तो यहां पर भी इस लॉ में क्या होगा बच्चों? डिस्कशन। क्या होगा बेटा? डिस्कशन ऑन ड्राफ्ट बिल। हाँ जी, क्या होगा बच्चे? डिस्कशन ऑन ड्राफ्ट बिल। अच्छा, डिस्कशन के बाद क्या करेंगे? वोटिंग। अब वोटिंग जब होगी, मान लो जो मेजोरिटी है वो वोट करते हैं और इस बिल को क्या कर लेते हैं बेटा? एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? एक्सेप्ट। अच्छा, तो फिर अब मैं क्या बोलूंगा? बिल क्या हो गया जी? पास हो गया जी। बिल क्या हो गया बेटा? पास हो गया। कहां से? राज्यसभा, यानी कि सर पार्लियामेंट से तो पास हो गया। पार्लियामेंट से पास हो गया है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो क्या ये बिल अब एनफोर्सेबल हो जाएगा? बोलो बच्चों। नहीं, अभी भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरे स्टेप पे बाकी है। तो सर सिंपल सी बात है, कोई भी बिल बनने का प्रोसेस समझ आ रहा है? तो अभी भी मैं इसको सिर्फ क्या बोलूंगा? बिल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? बिल। अच्छा, उसके बाद ना अगला स्टेप जो होता है, दिख रहा है? इसको हम प्रेजेंट करते हैं किसके पास बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। किसके पास जी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो प्रेसिडेंट है बेटा उनके पास इस ड्राफ्ट बिल को लेके जाया जाएगा। और फिर जो प्रेसिडेंट है बेटा, मान लो अपनी एग्रीमेंट दे देते हैं और वो मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल को। क्या कर लेते हैं बेटा? एक्सेप्ट एंड साइन कर देते हैं बिल के ऊपर। और जैसे ही बेटा वो बिल के ऊपर साइन करेंगे, वैसे ही वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। समझ में आया? अच्छा सुनो, अभी इस प्रोसेस लिख लेंगे हम बाद में इसको। तो इसका मतलब जैसे ही ये बिल क्या बना? एक्ट बना, तो कहते हैं सर ये एनफोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एनफोर्स। और एनफोर्स का मतलब होता है ये बाइंडिंग हो जाएगा। बाइंडिंग ऑन सिटीजन ऑफ नेशन, मतलब देश के लोगों के ऊपर ही क्या हो जाएगा बेटा? लागू हो जाएगा और आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जैसे कि अगर मान लो ये बिल जो भी भारत सरकार ने पेश किया हुआ है, द कॉर्पोरेट द कॉर्पोरेट अमेंडमेंट बिल, वो क्या बन जाएगा बेटा? एक्ट 2026। समझे? और जैसे ही एक्ट बना तो ये लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एनफोर्स हो जाएगा। समझ में आए? तो सर बिल लॉ तो है बट एनफोर्सेबल नहीं है। क्या नहीं है बेटा? एनफोर्स नहीं है। बोलो बच्चों। हाँ जी। सर एक्ट लॉ भी है क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो है ना इसमें, और एनफोर्स भी है। समझ आया बिल और एक्ट का मतलब? तो जो पूरी कहानी हमने समझी बेटा, ये किस लिए समझी? ताकि हमें बिल और एक्ट में डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो बिल क्या है बेटा? एक ड्राफ्ट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन तो है बट वो लागू
नहीं होता, हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं। बट जैसे ही बिल क्या बन जाता है बेटा, एक्ट, तो उसका प्रोसेस है ना, उसको कहां से पास होना पड़ेगा? लोकसभा से। कहां से पास होना पड़ेगा? राज्यसभा से। कहां से पास होना पड़ेगा? पार्लियामेंट के थ्रू, सॉरी प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। और फाइनली बेटा वो बिल फिर क्या बन जाएगा? एक्ट। और एक्ट हमारे ऊपर क्या हो जाएगा बच्चे? लागू हो जाएगा। समझ में आया? आया समझ में? पक्का? बेटा कॉपी ना आप लोग यार वो वाली बना लेना।
स्पाइरल बाइंडिंग वाली। ठीक है, क्योंकि बेटा उसमें ना नोट्स बहुत बनेंगे और ये वाली कॉपी ना दिक्कत कर रही है। समझ रहे हो? ये बना लिया सबने? बेटा यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को आया है समझ में? देख लो, अगर डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि बेटा ये फाउंडेशन है, इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी हमें आगे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर। पक्का? लो यार लिखो। डन बेटा। ओके, चलिए तो एक बेसिक्स हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। ये हो गया ना सबका? भाई लॉ, बिल और एक्ट में डिफरेंस क्लियर हो गया? हाँ जी। तो एक्ट मतलब जो एनफोर्सेबल है, क्या है बेटा? एनफोर्सेबल है मतलब वो लागू हो चुका है, क्या हो चुका है, और वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अभी तो देखेंगे ध्यान से। अब बेटा क्या होता है ना, अगर कोई भी आप एक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कौन सा एक्ट बेटा? जी। तो सबसे पहले तो हम यही पढ़ने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब जरा समझिएगा, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट 1872 की बात करता हूँ तो इसके सिचुएशंस क्या है, ये तो देखो सारे के साथ। भाई कोई भी जब हम लॉ पढ़ते हैं ना, तो उस लॉ में चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं बेटा? सेक्शंस होते हैं। अब सेक्शंस को कैसे पढ़ा जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रीड सेक्शंस, ये हमें पता होना चाहिए। सेक्शंस बेटा तीन भाग में डिवाइड होते हैं। कितने भाग में बेटा? तीन भाग में। एक सेक्शन वन, क्या बेटा? सेक्शन वन। और एक होता है सेक्शन टू। क्या होता है बच्चे? सेक्शन टू। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक हो गया सेक्शन वन, और एक क्या हो गया बच्चे हमारे पास? सेक्शन टू। ठीक है, और बाकी हमारे हो गए अदर सेक्शंस। यानी कि हम यहाँ पर सेक्शंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा? तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं साहब। सबसे पहला सेक्शन वन, फिर सेक्शन टू, और फिर सेक्शन अदर सेक्शन हो गए। ठीक है। अच्छा, जो सेक्शन वन है ना, ये हमें क्या बताता है बेटा? ये बताता है एक्ट का टाइटल क्या होगा, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, जिसको बोलते हैं एक्सटेंड, या एक्सटेंट बोलते हैं इसको, एक्सटेंट। एक्सटेंड का मतलब क्या बेटा? कहाँ कहाँ पे लागू होगा। कॉमेंसमेंट मतलब ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये कब से चालू हो जाएगा, मतलब लागू हो जाएगा, और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, क्या लिखा सबसे पहले? शॉर्ट टाइटल, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये क्या है? इसका शॉर्ट टाइटल है, क्या बेटा? मतलब जिस नाम से इसको जानेंगे हम। ठीक है, एक्सटेंड कहाँ कहाँ तक ये एप्लीकेबल होगा।
कब कमेंस हुआ है एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, कहाँ मतलब किन सिचुएशंस में अप्लाई है, किन सिचुएशन में अप्लाई नहीं, ये कौन बताता बेटा? कोई भी एक्ट उठा लो उसमें सेक्शन 1 यही बताएगा, कोई भी एक्ट। ठीक है। दूसरा सेक्शन क्या बेटा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो हमें बताता है डेफिनेशन के बारे में। किसके बारे में बेटा? देखो लॉ में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन। क्या होती है बेटा? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये शब्दों का मतलब, और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है बेटा, अगर मान लो हर सेक्शन में ना वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है, बदल जाता है, और वर्ड का मीनिंग बदलने का मतलब पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डेफिनेशन वाला पॉइंट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको हर वर्ड्स का मतलब बताया जाएगा। ये हमें क्या बताएगा बेटा? वर्ड्स का मीनिंग डिफाइन करेगा। क्या डिफाइन करेगा बेटा? हाँ जी, तो दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन सेक्शन। जैसे मैं अभी ना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, वो क्या पढ़ाऊंगा? तो भैया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ऑफर का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इन सब का मतलब हमें कहाँ पता लगेगा बेटा? डेफिनेशन वाले सेक्शन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 2। क्लियर है? अच्छा। अदर सेक्शन में हो गए बेटा बाकी के प्रोविजन, यानी कि जितने भी प्रोविजंस होंगे, जो नियम होंगे बेटा, जनरली रूल्स, वो सारे के सारे किसमें होंगे बेटा? अदर सेक्शन में। अब ये कितने भी हो सकते हैं बेटा, सेक्शन 3 से लेकर जितने भी पर्टिकुलर एक्ट में सेक्शन है, वो सारे के सारे हमारे क्या हो गए बेटा? अदर सेक्शंस हो गए। ठीक है। इसमें क्या डिफाइन होगा बेटा? प्रोविजंस। क्या डिफाइन होंगे? प्रोविजंस। ठीक है। तो किसी भी एक्ट में हमें सेक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है बेटा? 3 पार्ट में, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और अदर सेक्शन। ठीक है। सेक्शन 1 क्या बताता है बेटा? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 2 क्या बताता है? डेफिनेशन। और बाकी के जो सेक्शन होते हैं वो अदर रूल्स को डिफाइन करते हैं। समझे? कॉपी करिए प्लीज। डन बेटा? ओके, ये समझ में आया आपको? ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा सेक्शन 1 क्या होता है, सेक्शन 2 क्या होता है, और सेक्शन बाकी के जो सेक्शन है वो बेसिकली क्या होता है। ठीक है। ये लिख लिया आपने सबने, एवरीवन? ओके। अब एक और चीज सुनो सर, आपने ना अभी हमें बताया डेफिनेशन। क्या बताया बेटा? जो कुछ हम पढ़ रहे हैं दीज ऑल आर बेसिक्स। ये सभी क्या है बेटा? बेसिक्स है। ठीक है। और ये बेसिक्स आपको पता होना। अब जब हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं ना बेटा, तो वो 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। कितनी कैटेगरी में? यानी कि जो सेक्शन 2 होगा ना बच्चे, उसको हमने फर्दर कितने कैटेगरी में डिसाइड कर दिया? 3 कैटेगरीज में। सबसे पहला, फर्स्ट, जिसको बोलते हैं मीन्स, यानी कि कुछ कुछ डेफिनेशन में क्या लिखा होगा बेटा? मीन्स।
या फिर कुछ डेफिनेशन में मीन्स के साथ साथ लिखा होगा इंक्लूड। क्या लिखा होगा? इंक्लूड, सॉरी। ठीक है। और कुछ कुछ डेफिनेशन में टर्म होगा डज नॉट इंक्लूड। राइट? सुन रहे हो भैया? हाँ जी। तो सुनो, मीन्स का मतलब क्या। मान लो सेक्शन 2 है और वो बोल रहा है कि इस वर्ड का मतलब ये है। तो मतलब भैया, मीन्स ना बहुत क्लैरिटी के साथ डेफिनेशन बताता है। क्या बताता है बेटा? तो याद रखना, मीन्स के डेफिनेशन में जो लिखा है उस वर्ड का मतलब वही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये पूरी तरीके से बेटा हमें डेफिनेशन को क्या करता है, क्लैरिफाई कर देता है। बोलता भैया अगर गुड्स का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोला बेटा मैंने? गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मेरा मतलब ये हुआ, इंडिया में, दुनिया में, कहीं पर भी जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा। मतलब इसने एक्सप्रेसली बोल दिया मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, गुड्स हो जाएगी। जैसे मान लो ये जो चेयर है ये क्या है, मूवेबल है ना, तो क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। बोलो बच्चों, ये क्या है, मूवेबल है, गुड्स हो जाएगा। मोबाइल फोन क्या है, मूवेबल है, गुड्स हो जाएगा। ये क्या है, स्पेक्स, मूवेबल है, गुड्स हो जाएगा। बोलो बच्चों। हाँ। तो मीन्स के डेफिनेशन क्या था भैया, जो हमने लिख दिया उसका मतलब वही होगा और कुछ भी नहीं होगा। समटाइम क्या होता है, कुछ चीजें मुझे ना डेफिनेशन में क्या करनी होती है बेटा, ऐड करनी होती है। क्या करनी होती है? ऐड। मतलब जैसे मान लो मीन्स के डेफिनेशन में कुछ चीजें छूट गई। शेयर सुना आपने? शेयर्स, क्या वो गुड्स होगा? अगर मैं मीन्स वाले डेफिनेशन में जाऊं, भाई शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है। भाई शेयर्स तो मूवेबल दिख नहीं रहा आपको, मूव कहाँ हो रहा है वो? ट्रांसफरेबिलिटी अलग है ना? तो सर मान लो मुझे शेयर्स को भी ऐड करना हो तो मैं लिख दूंगा गुड्स इंक्लूड शेयर्स। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये जो लिखा है इसका मतलब तो ये है ही। प्लस हम एक काम कर रहे हैं, शेयर्स को भी क्या कर देना इसमें, ऐड कर देना। क्या कर देना बेटा? ऐड कर देना। अरे बेटिंग में पॉइंट। अब जैसे मान लो कुछ चीजों को मुझे ना डेफिनेशन से माइनस करना है, बाहर करना है। क्या करना है बेटा? डेफिनेशन में मैं इन चीजों को इंक्लूड नहीं करना चाहता, दैट इज माइनस। माइनस मतलब ये डेफिनेशन में नहीं आएगा। अच्छा मुझे बताओ, मनी, क्या मनी मूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं? हाँ, मूवेबल है ना। तो बेटा मैं बताऊँ, क्या अगर मैं डेफिनेशन में जाऊँ तो मनी क्या बन गया, गुड्स बन गया। बन गया ना? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ये काम करते हैं, गुड्स डज नॉट इंक्लूड क्या बेटा, एनी काइंड ऑफ मनी। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, तो क्या अब मैं गुड्स की डेफिनेशन में मनी को बाहर कर दूंगा? हाँ। तो सर अपनी डेफिनेशन का मतलब क्या निकल के आया, एक तो मीन्स के डेफिनेशन जैसा लिखा है उसका मतलब वही होगा। अगर कोई चीज में छूट गई है तो मैं ऐड करूंगा डेफिनेशन में, किसके जरिए, इंक्लूड के जरिए। किसके जरिए बेटा? इंक्लूड के जरिए। अगर मैं किसी चीज को डेफिनेशन से बाहर करना चाहता हूँ तो उसको किसके जरिए करूंगा बेटा, डज नॉट इंक्लूड। यानी कि कोई भी डेफिनेशन बेटा कितने पार्ट्स में होती है, 3 पार्ट्स में। पहला क्या बेटा, मीन्स। दूसरा क्या, इंक्लूड। तीसरा क्या, डज नॉट। मीन्स मतलब जैसा लिखा है उसका मतलब वही होगा। इंक्लूड मतलब बेटा कुछ चीजों को हम क्या कर देंगे, ऐड, जो किसमें ऐड नहीं हो पाया है, मीन्स में। ठीक है, तो मान लो गलती से कोई मीन्स में ऐड हो गया, उसको क्या करना मुझे, बाहर करना है। तो मैं किससे बाहर कर दूंगा? समझ में आया? तो ये है बेटा डेफिनेशन का सिचुएशन। कॉपी करेंगे प्लीज।
हो गया बच्चों? चलिए, अभी तक देखो। तो अभी तक जो हमने बेसिक बेसिक पढ़ा है सब कुछ क्लियर है? हाँ जी बेटे। अब सुनना बेटा, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू रीड सेक्शंस, यानी कि सेक्शंस को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, सेक्शंस को कैसे पढ़ते हैं, यहां तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जब सब सेक्शंस की पढ़ने की बात आती है, तो अगेन बेटा मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। कितने पार्ट्स में बेटा? दो पार्ट्स में। एक सेक्शन टू और अदर सेक्शन। क्या बच्चे? सेक्शन टू और क्या? अदर सेक्शन। ठीक है। अच्छा, सेक्शन टू में जैसे मान लो लिखा हुआ है सेक्शन टू ए बी आई डबल आई एक्सेट्रा, और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो सेक्शन थ्री वन ए बी आई डबल आई एक्सेट्रा। हाँ जी। तो मान लो इसको कैसे पढ़ेंगे और इसको कैसे पढ़ेंगे? सुन रहे हो तुम लोग? मैं क्या बोल रहा हूँ? हाउ टू रीड सेक्शन जैसे लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ेंगे कैसे? कोई आइडिया है इसके बारे में? एनी आइडिया कैसे पढ़ते हैं इसको? बोलो। अरे हाँ ना, तो वो मुझे तो पता ही नहीं पता होगा क्योंकि हम पहली बार तो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये तो हमें पता ना, सेक्शन टू। क्या बेटा? सेक्शन टू। अच्छा, ये जो ए और बी है ना, ए और बी अल्फाबेटिक सिचुएशंस, इसको बोलते हैं क्लॉज। क्या बोलते हैं बेटा? क्लॉज। अच्छा, ये जो हमारे पास आ गया, इसको बोलते हैं, या सॉरी काम करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, ये हो गया हमारे पास क्या बेटा? सेक्शन। क्या हो गया बच्चे? अच्छा, ए हमारे पास क्या हो गया? क्लॉज। क्या हो गया बेटा? क्लॉज। ठीक है। बी हमारे पास क्या हो गया? सब क्लॉज। क्या हो गया बेटा? अच्छा, इन दोनों को हम बोलेंगे प्रोविजो। क्या बोलेंगे? अच्छा, इसके बाद एक और चीज आता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सप्लेनेशन। तो सर अगर मुझे डेफिनेशन वाले सेक्शन को पढ़ना हो, किसको पढ़ना होगा बेटा? डेफिनेशन वाले सेक्शन को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा? सेक्शन, फिर क्या बोलूंगा? क्लॉज, फिर क्या बोलूंगा? सब क्लॉज, फिर क्या बोलूंगा? प्रोविजो, फिर क्या बोलूंगा? एक्सप्लेनेशन। जैसे मान लो सुन, सेक्शन टू क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, प्रोविजो आई एंड डबल आई एंड एक्सप्लेनेशन। समझ लो, इसको हम इस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। होता क्या है सर, जब हम इसकी बात करते हैं दिस वन, तो ये थ्री हमारे पास क्या हो गया बेटा? सेक्शन। क्या हो गया? और थ्री के बाद जो ये वन आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सब सेक्शन। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये सिर्फ हमारे क्लॉज एंड सब क्लॉज हो गए। क्या हो गया बच्चे? क्लॉज एंड सब क्लॉज बोलो। और ये हमारे पास क्या हो गया? प्रोविजो। क्या हो गया बेटा? प्रोविजो। और फिर इसके बाद क्या आएगा? एक्सप्लेनेशन। तो सर आपने ना एक चीज डिफरेंट यहाँ पे फील किया होगा। सर यहाँ पे सब कुछ तो सेम ही है, बस यहाँ पे सेक्शन के बाद क्या आ जा रहा है? क्लॉज आ जा रहा है। और यहाँ पे सेक्शन के बाद क्या आ रहा है? सब सेक्शन। यानी कि सुनो, अगर मुझे पढ़ना होगा सेक्शन थ्री, क्या पढ़ना होगा? सेक्शन थ्री, तो कैसे पढ़ूंगा? सेक्शन थ्री सब सेक्शन वन, क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, प्रोविजो आई या डबल आई एंड एक्सप्लेनेशन। और इसको पढ़ना होगा तो क्या बोलो? सेक्शन टू क्लॉज ए, यानी कि सब क्लॉज, सॉरी सब सेक्शन नहीं आएगा। याद रखना बेटा, डेफिनेशन वाले सेक्शन में कभी भी सब सेक्शन नहीं आता। और जो बाकी के सेक्शन है बेटा, सबसे पहले क्या आता है उसमें? सब सेक्शन आता है। इसका रीजन सुनो। यहाँ पे बेटा जो क्लॉज होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिफाइन करता है। क्या करता है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिफाइन करता है।
यानी कि डिफरेंट थिंग को डिफाइन कर रहा है, यानी कि सेम नहीं है। और जो सेम नहीं है बेटा वो सब सेक्शन में नहीं आता है। बट यहाँ पे जो सब सेक्शन है, वो जो सब सेक्शन है ना, वो एक्सटेंड कर रहा है सेक्शन को। किसको एक्सटेंड कर रहा है? यानी कि सेक्शन 3 में जो हेडिंग है ना, उसी के बारे में बता रहा है कौन? सब सेक्शन। बट जो डेफिनेशन सेक्शन 2 है ना, उसका हर क्लॉज क्या है बेटा? अलग अलग है। यानी कि अलग अलग डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे मैं आपको कुछ सेक्शन का रेफरेंस देता हूँ कंपनीज एक्ट से। किससे बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 से मैं कुछ रेफरेंस दे रहा हूं आपको। जैसे सेक्शन 271, जैसे सेक्शन 268, जैसे सेक्शन 285। ये मैं रैंडमली लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है? सेक्शन 269। अब सुनो, इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं बच्चों? मुझे बताओ इसको कैसे पढ़ेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 71 कैसे पढ़ेंगे इसको? सेक्शन 2 क्लॉज 71 ये डिफाइन करता है किसको बेटा? पब्लिक कंपनी का मतलब। किसका मतलब? पब्लिक कंपनी का मतलब, ठीक है। अच्छा फिर इसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ो पढ़ो जल्दी। सेक्शन 2 क्लॉज 68, हाँ, ये डिफाइन करता है किसको? प्राइवेट कंपनी को। किसको बेटा? प्राइवेट कंपनी को। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 85 ये डिफाइन करता है स्मॉल कंपनी को। किसको बेटा? स्मॉल कंपनी को। बोलो बच्चों। हाँ जी। अच्छा सेक्शन 2 क्या लिखा हुआ है? 69 ये डिफाइन करता है प्रमोटर के मतलब को। यानी कि सुनो ना, अगर आपने एक चीज देखा होगा, तो ये हर चीज क्या है बेटा? सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है ऑफ कोर्स। भाई ये किसको डिफाइन कर रहा है? पब्लिक कंपनी को। ये किसको डिफाइन कर रहा है? प्राइवेट कंपनी को। ये किसको डिफाइन कर रहा है? हाँ, तो जब याद रखना सेक्शन के बाद जो टर्म है, अगर वो अलग अलग चीजों को डिफाइन करे तो अगर हम क्या वर्ड यूज करते हैं? क्लॉज। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? क्लॉज। बट अगर सेक्शन के बाद हमारे पास सेम चीज को डिस्क्राइब करा जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सब क्लॉज। जैसे इधर देखो, एक सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 3। किसको लेते हैं बेटा? सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 को। ये भी कंपनी चेक क्या है बेटा? जो हमें प्रोसेस बताता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। क्या बताता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ, मतलब कंपनी को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। तो ये सेक्शन की हेडिंग है। किसकी हेडिंग है बेटा ये? सेक्शन की हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और जो सब सेक्शन है वो इसी को ही क्या कर रहा होता है बेटा? एक्सप्लेन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? एक्सप्लेन कर रहा होता है। मतलब जो जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, उसी को एक्सप्लेन अगर सब सेक्शन करता है तो वहां पर हम उसको क्या पढ़ेंगे बेटा? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। समझे? तो सर यहाँ पे ना सेक्शन की जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग तरीके से है। पहले यहाँ पे क्या है? डेफिनेशन वाला सेक्शन है। जो सेक्शन के बाद क्या आएगा? क्लॉज, फिर सब क्लॉज, फिर प्रोविजो। क्या आएगा बेटा? प्रोविजो। ठीक है। और वहां पे क्या आएगा बेटा? सेक्शन के बाद सबसेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज, फिर प्रोविजो। समझ में आया? बोलो, लिखो जरा। बेटा यहाँ पे क्लॉज क्या है, सब क्लॉज क्या है, प्रोविजो क्या है, ये ना धीरे धीरे समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा?
इकट्ठे एक ही क्लास में हम सब कुछ नहीं समझ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशन समझा रहा हूँ, कैसे हम सेक्शन को इंटरप्रेट करते हैं। फिर धीरे धीरे समझेंगे सब क्लॉज क्या डिफाइन करता है, प्रोविजन क्या डिफाइन करता है, और एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, ठीक है। सुन रहे हो भैया? दिस इज डन। ये हो गया। डन। ये भी लिख लो। तो सुनो भाई, आज ये बेसिक्स है, राइट, इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर देंगे बेटा। हालांकि, एक सेकंड में, हालांकि उसमें ना बहुत और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।